प्रतियोगी विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रारंभ क्लासेज में। इतिहास की क्लास चल रही है। इतिहास की क्लास के तहत हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत, और प्राचीन भारत में जहाँ तक अपनी क्लास पहुँची है, अगर आप वीडियो पे लगातार बने होंगे या वीडियो क्लास को लगातार देख रहे होंगे तो आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे हैं मौर्य वंश, और मौर्य वंश के तहत हम लोगों ने मौर्य वंश जानने के स्रोत पढ़ लिए हैं, और उसके बाद हमने पढ़ा चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, यानी मौर्य वंश की स्थापना के बारे में और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। उसी वीडियो क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि पिछली वीडियो क्लास में हम लोगों ने देखा था, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ रहे थे तो वहाँ हमने देखा था कि अपने आखिरी समय में चंद्रगुप्त मौर्य चले जाते हैं चंद्रगिरी पर्वत पर। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे, और इस जैन मत के अनुसार कि जब वो चंद्रगिरी पर्वत यानी श्रवणबेलगोला मैसूर कर्नाटक में जो स्थित है वहाँ पहुँचते हैं, और जैन परंपरा के अनुसार संलेखना पद्धति द्वारा अपने प्राण त्याग देते हैं। और वहीं ये बताया गया कि जब वो कर्नाटक के लिए निकलने वाले होते हैं, यानी चंद्रगिरी पर्वत के लिए निकलने वाले होते हैं, तो अपने पुत्र सिंहसेन को मगध का शासक बना देते हैं। ठीक है, याद तो आ गया होगा। अब वहीं से ये वीडियो क्लास आगे बढ़ेगी, और जो मौर्य वंश का दूसरा शासक है उसका नाम है बिंदुसार। इसके कालक्रम की बात करें तो 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व, बात वही चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। जो यूनानी लेखक आए या यूनानी लेखकों ने जो भी लिखा और जो यूनानी भारत आए उनके आधार पर जो लिखा गया, वहाँ बिंदुसार का नाम यूनानी लेखक जो लिखते हैं वो है अमित्रचेट्स और अलित्रोकेट्स। ठीक, इसके अलावा और भी कुछ नाम मिलते हैं, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा दो। ये प्लिनी ये नाम देते हैं, ठीक है, और अन्य यूनानी लेखक अमित्रचेट्स इसको कहते हैं। और इसको अगर संस्कृत में बदल दें तो संस्कृत में यही नाम हो जाता है अमित्रघात। तो ये बिंदुसार के ही नाम है, ये ध्यान में रख लेना। अमित्रघात का मतलब सीधा सा तात्पर्य है कि अपने शत्रुओं का नाश करने वाला। ठीक है, तो ये अमित्रघात जो शब्द मिलता है ना, ये जो है पतंजलि के महाभाष्य में भी बिंदुसार का नाम अमित्रघात ही मिलता है। ठीक, अन्य नाम यानी पुराणों के अनुसार देख लें, ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार देख लें, तो इसका कहीं नाम भड़ासर मिलता है, कहीं सिंहसेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने जैन परंपरा के अनुसार देखा था। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार सिंहसेन, राजावली कथा के अनुसार, ठीक, भद्रसार, वरिसार, यानी अनेक नाम इसके हमको समय समय पर इन्हीं ब्राह्मण ग्रंथों और पुराणों में मिलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी माता के नाम पर। तो परशिष्ट पर्वन एक जैन ग्रंथ है। परशिष्ट पर्वन के अनुसार, ठीक है, इसकी माता का नाम जो हमें मिलता है वो है दुर्धरा। ठीक, अब यहाँ ध्यान रख लीजिएगा, ये दुर्धरा नाम आया तो यहीं पे एक पूरे इतिहास को अगर हम मिलाएं और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ें तो ये निष्कर्ष निकल के आता है चंद्रगुप्त मौर्य की 3 पत्नियां थीं। एक हेलेना सेल्यूकस की पुत्री, दूसरा दुर्धरा और तीसरा नंदिनी। ठीक, तो यहाँ भविष्य पुराण ये कहता है कि बिंदुसार हेलेना का पुत्र था। कुछ इतिहासकार इस आधार पर लिख भी देते हैं कि बिंदुसार हेलेना का पुत्र था, लेकिन ये मत मान्य नहीं है। ठीक है, जैन ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार दुर्धरा का पुत्र था, और यही सबसे मान्य मत है। एक कहानी यहाँ मिलती है। कहानी यह है कि हेलेना दुर्धरा से काफ़ी ईर्ष्या करती थी, दुर्धरा और नंदिनी से। ठीक है, तो ये कहानी ये है कि इसी ईर्ष्या के फलस्वरूप जब दुर्धरा गर्भवती थी तो हेलेना ने जो है एक विष कन्या द्वारा दुर्धरा को विष दिला दिया। चाणक्य और नंदिनी की सहायता से दुर्धरा को तो नहीं बचाया जा सका, लेकिन बिंदुसार को बचा लिया गया। और ये पहला मामला है जब किसी राजा का जन्म सिजेरियन या कह सकते हैं सर्जरी, सिजेरियन द्वारा हुआ। ठीक है, तो इस पॉइंट पे ध्यान में रखिएगा, सिजेरियन या सर्जरी द्वारा जन्म लेने वाला मौर्य वंश का शासक कौन है? बिंदुसार। ठीक है, और ये कहानी मैंने आपको बताई दी है कि हेलेना दुर्धरा से ईर्ष्या रखती थी। इसी संदर्भ में उसने जो है दुर्धरा जब गर्भवती हुई तो हेलेना ने दुर्धरा को विष कन्या द्वारा विष दिला दिया। और ऐसा माना जाता है कि जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो इसके सर पर विष के थोड़े से निशान थे, या एक बिंदी ऐसे मिली, इसी आधार पर इसका नाम रख दिया गया बिंदुसार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे अगर देखें तो किस धर्म का अनुयायी था? जैसे कि इसके पिता जैन धर्म के अनुयायी थे, तो क्या यह जैन धर्म का अनुयायी था? नहीं, इतिहास ये मानता है कि आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी?
तो आपको याद ही होगा, जब हम लोगों ने जैन धर्म पढ़ा था उसमें हमने देखा था मक्खलीपुत्र घोषाल का नाम आया था, जिसने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये अलग बात है कि मक्खलीपुत्र घोषाल महावीर के समकालीन थे, ठीक है, महावीर के शिष्य भी थे, ये मैंने उस क्लास में बताया था आपको। यहाँ ध्यान रखिएगा कि कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, तो अपना आंसर हो जाएगा मक्खलीपुत्र घोषाल। तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, ये पॉइंट विशेष तौर पे ध्यान रखना है। यहाँ से मौर्य वंश के जो भी शासक हैं, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य पूछ लेगा किस धर्म का अनुयायी था, वैसे ही बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था, ऐसा क्वेश्चन बनाया जाता है। ठीक, अब आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय के एक संत थे पिंगलवश। ठीक, पिंगलवश से इसके मधुर संबंध थे, इनका नाम ध्यान में रख लेना है क्योंकि इनकी चर्चा कई जगह पर हुई है। तो पिंगलवश से बिंदुसार के काफ़ी घनिष्ठ संबंध थे। अब इसकी विजयों के बारे में देखें तो इसकी विजय के संदर्भ में एक चीज़ ध्यान रखना है कि कोई विशेष विजय के बारे में इसकी चर्चा हमको नहीं मिलती है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि सुदूरवर्ती दक्षिण क्षेत्रों की इसने विजय की। सुदूरवर्ती का मतलब कि मैसूर तक का क्षेत्र, वो तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही मगध साम्राज्य में था। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि अगर वो मगध साम्राज्य में नहीं होता तो चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ चंद्रगिरी पर्वत पर क्यों जाते। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। हो सकता है कि उसने थोड़ा सा अपने साम्राज्य को और दक्षिण में मैसूर से थोड़ा सा आगे बढ़ाया हो, लेकिन इसकी कोई विशेष जानकारी हमको नहीं मिलती। लेकिन इतिहासकारों का ऐसा मत है कि भले ही बिंदुसार ने कोई महत्वपूर्ण विजय न की हो, लेकिन उसका महान होना इसी में सिद्ध है कि उसने अपने पिता द्वारा जो भी साम्राज्य उसको मिला था उसको अछूड़े बनाए रखा, यानी उसको खोने नहीं दिया। ठीक है, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। अब यहाँ ध्यान रखिए कि बिंदुसार के समय तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तो तक्षशिला के संदर्भ में ध्यान रखना है कि तक्षशिला उस समय इसका राज्य जो था उत्तरापथ, तो उत्तरापथ की राजधानी हुआ करता था। ठीक, मैं इस तरीके से लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान में रखिएगा। तक्षशिला उत्तरापथ की राजधानी हुआ करता था। ठीक है, और यहाँ का जो राज्यपाल था इसका बड़ा पुत्र सुसीम, ठीक है, तो अशोक का भाई था सुसीम, तो इसका बड़ा पुत्र सुसीम ये तक्षशिला का राज्यपाल था और इसी के समय ये विद्रोह वहाँ पे हुआ। सुसीम इस विद्रोह को नहीं दबा पाया। जब सुसीम इस विद्रोह को नहीं दबा पाया तो उस समय उज्जैनी, नीचे मैंने लिख लिखा है कि तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए इसने अपने पुत्र अशोक को भेजा, जो उज्जैन या मालवा का प्रशासक था। इस शब्द पे ध्यान रख लीजिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा कि मालवा का मतलब आज का मध्य प्रदेश का क्षेत्र, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है। ये पॉइंट हमेशा दिमाग में रखिएगा। उज्जैन उसी के आसपास है, तो उज्जैन कह ले या मालवा, वहाँ का राज्यपाल कौन था? अशोक। मैंने यहाँ पे प्रशासक शब्द का प्रयोग किया है, तो प्रशासक या राज्यपाल दोनों एक ही। और तक्षशिला का प्रशासक कौन था? सुसीम, जो बिंदुसार का सबसे बड़ा पुत्र था। तो सुसीम इस विद्रोह को नहीं दबा पाया, इस वजह से तक्षशिला उज्जैन या मालवा के शासक अशोक को, प्रशासक या राज्यपाल कह ले, अशोक को बिंदुसार ने भेजा तक्षशिला। उसने विद्रोह को दबाया, लेकिन जो बात सामने निकल के आई वो ये थी कि वहाँ के नागरिकों ने कहा कि न तो हम सुसीम के विरुद्ध हैं, न ही बिंदुसार के विरुद्ध हैं, हमें जो कष्ट है वो इन अमात्यों से, अमात्यों का मतलब कि जो राजा के मंत्री वहाँ पे हैं उनसे। ठीक है, बाद में सुदूरवर्ती क्षेत्र था, मगध से काफ़ी दूर था, तो ये समस्याएं आनी ही थी। और ऐसा माना जाता है कि इतने बड़े मगध साम्राज्य में उस समय जो भी सीमावर्ती क्षेत्र होंगे वहाँ ऐसी कुछ समस्याएं जरूर रही होंगी। ठीक है, अब जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनता है जो बिंदुसार से, वो ये है कि जब हमने चंद्रगुप्त मौर्य पढ़ा था वहाँ हमने देखा था कि वहाँ पे सेल्यूकस का राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो क्या ऐसा कोई और राजदूत इसके दरबार में आया कि नहीं बिंदुसार के? तो यहाँ ध्यान रखिए कि सीरिया के शासक एंटियोकस का एक राजदूत था डाइमेकस। ठीक है, सीरिया के शासक का नाम है एंटियोकस और उसके राजदूत का नाम है डाइमेकस, जो बिंदुसार के दरबार में आया। ठीक है, या कह सकते हैं कि एंटियोकस ने अपना राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। ठीक, अब सीरिया के शासक एंटियोकस ने जब ये राजदूत भेजा, जब ये राजदूत वापस जा रहा था तो बिंदुसार ने इस राजदूत के हाथ एक पत्र दिया और सीरिया के शासक से कुछ चीज़ें मांगी। वो क्या थी? एक था मीठी मदिरा, दूसरा था सूखे अंजीर और तीसरा था दार्शनिक। ठीक है, ये तीन चीज़ें उसने सीरिया के शासक से मांगी। दो चीज़ें मीठी अंजीर
सूखी अंजीर और मीठी मदिरा तो एंटियोकस ने भेज दी, लेकिन दार्शनिक भेजने से मना कर दिया। ऐसा इसलिए कि उस समय हर राज्य का एक अलग नियम हुआ करता था कि किसका निर्यात होगा, किसका निर्यात नहीं होगा। तो ये निर्यात की वस्तु हो गई, तो मीठी मदिरा और सूखी अंजीर तो भेज दी गई, लेकिन दार्शनिक उस समय निर्यात की वस्तुओं में शामिल नहीं थे, इसलिए दार्शनिक भेजने से एंटियोकस ने मना कर दिया। ठीक है, आगे आप नीचे मैंने लिख रखा है, इसे ध्यान दे लेना है। ठीक, अब बिंदुसार के बारे में कोई विशेष और जानकारी हमको नहीं मिलती है, लेकिन एक चीज़ बता दूं कि यहीं प्लिनी जो है, यहाँ प्लिनी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि प्लिनी का कहना है कि मिस्र का शासक तालमी द्वितीय फिलाडेल्फ ने डायोनोसिस नामक राजदूत इसके दरबार में भेजा था। लेकिन ये ध्यान रखना है कि इतिहासकार इस बात पर थोड़े कम सहमत हैं और उनका ये मानना है कि सीरिया के शासक एंटियोकस ने जो राजदूत भेजा, जिसका नाम डायमेकस हम लोगों ने लिख रखा है, ये सबसे सटीक आंसर है। यहाँ क्वेश्चन पूछ लेता है कि बिंदुसार के समय कौन सा राजदूत भारत आया था, किस देश के शासक का राजदूत या किस शासक का राजदूत भारत आया था, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, वहाँ पे आपको ध्यान रखना होगा। ये वीडियो क्लास थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि बिंदुसार के बारे में ज़्यादा हमें जो है जानकारी नहीं मिलती, जितनी प्रमुख जानकारी थी वो मैंने उपलब्ध करा दी है। अब ये ध्यान रखिएगा कि अब जो वीडियो, इसके आगे की जो वीडियो क्लास चलेगी वो काफ़ी महत्वपूर्ण होगी। एक तो चंद्रगुप्त मौर्य वाली आपको देखनी है, एक तो मौर्य साम्राज्य के स्रोत, इसको भी देख लेना है पूरा। ठीक है, अब हाँ, बोर्ड पे थोड़ा सा लिखने में छोटा हो जाता है। रीज़न ये है कि अगर रोक रोक के वीडियो बनाई जाएगी तो दिक्कत होगी, डिजिटल बोर्ड तो है नहीं। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज किया करिए। 720 पे जाइए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, उसको लिखिए, उसके बाद लिखने के बाद आप वीडियो को चाहे 144 पे लगाइए और पूरी वीडियो सुन डालिए या देख डालिए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। ठीक है, थोड़ा ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी ही डिजिटल बोर्ड पे भी हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, तो इतना आप लोग तैयार करिए। अब जल्दी ही मैं करंट की क्लास भी शुरू करने वाला हूँ, लेकिन आप लोग ये काम किया करिए कि थोड़ा सा तत्परता दिखाइए, वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल से लगातार जुड़े रहिए। ठीक है, तो इतना तैयार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।